बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि खिलाफत के संबंध में होने वाली सभा में गांधी जी को भी निमंत्रण भेजा गया। सभा में श्रद्धानंद भी मौजूद थे। गांधी जी ने खिलाफत के साथ गौ रक्षा को जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने पंजाब के मुद्दे को भी इससे अलग रखने की बात कही। गांधी जी द्वारा नॉन कोऑपरेशन शब्द पहली बार इसी सभा में इस्तेमाल किया गया। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय अमृतसर की कांग्रेस। फौजी कानून के चलते जिन सैकड़ों निर्दोष पंजाबियों को नाम की अदालतों ने नाम के सबूत लेकर छोटी बड़ी मुद्दतों के लिए जेल में ठूंस दिया था, पंजाब की सरकार उन्हें जेल में रख न सकी। इस घोर अन्याय के विरुद्ध चारों ओर से ऐसी जबरदस्त आवाज उठी कि सरकार के लिए इन कैदियों को अधिक समय तक जेल में रखना संभव न रहा। इसलिए कांग्रेस अधिवेशन के पहले बहुत से कैदी छूट गए। लाला हरकिशन लाल आदि सब नेता रिहा हो गए और कांग्रेस अधिवेशन के दिनों में अली भाई भी छूट कर आ गए। इससे लोगों के हर्ष की सीमा न रही। पंडित मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी वकालत को एक तरफ रखकर पंजाब में ही डेरा डाल दिया था, कांग्रेस के सभापति थे। स्वामी श्रद्धानंद जी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अब तक कांग्रेस में मेरा काम इतना ही रहता था कि हिंदी में अपना छोटा सा भाषण करूं, हिंदी भाषा की वकालत करूं और उपनिवेशों में रहने वाले हिंदुस्तानियों का मामला पेश करूं। यह ख्याल नहीं था कि अमृतसर में मुझे इससे अधिक कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मेरे संबंध में पहले भी हो चुका है, जिम्मेदारी अचानक मुझ पर आ पड़ी। नए सुधारों के संबंध में सम्राट की घोषणा प्रकट हो चुकी थी। वो मुझे पूर्ण संतोष देने वाली नहीं थी और किसी को तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। लेकिन उस समय मैंने ये माना था कि उस घोषणा में सूचित सुधार त्रुटिपूर्ण होते हुए भी स्वीकार किए जा सकते हैं। सम्राट की घोषणा में मुझे लॉर्ड सिंह का हाथ दिखाई पड़ा था। उस समय की मेरी आंखों ने घोषणा की भाषा में आशा की किरणें देखी थीं, किंतु लोकमान्य, चितरंजन दास आदि अनुभवी योद्धा विरोध में सिर हिला रहे थे। भारत भूषण मालवीय जी तटस्थ थे। मेरा डेरा मालवीय जी ने अपने ही कमरे में रखा था। उनकी सादगी की झांकी काशी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समय मैं कर चुका था, लेकिन इस बार तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में ही स्थान दिया था। इससे मैं उनकी सारी दिनचर्या देख सका और मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। उनका कमरा क्या था, गरीबों की धर्मशाला थी। उसमें कहीं रास्ता नहीं रहने दिया गया था। जहां तहां लोग पड़े ही मिलते थे। वहां न एकांत था, चाहे जो आदमी चाहे जिस समय आता था और उनका चाहे जितना समय ले लेता था। इस कमरे के एक कोने में मेरा दरबार अर्थात खटिया थी। किंतु मुझे इस प्रकरण में मालवीय जी के रहन सहन का वर्णन नहीं करना है, इसलिए मैं अपने विषय पर आता हूं। इस स्थिति में मालवीय जी के साथ रोज मेरी बातचीत होती थी। वे मुझे सबका पक्ष बड़ा भाई जैसे छोटे को समझाता है, वैसे ही प्रेम से समझाते थे। सुधार संबंधी प्रस्ताव में भाग लेना मुझे धर्म रूप प्रतीत हुआ। पंजाब विषयक कांग्रेस की रिपोर्ट की जिम्मेदारी में मेरा हिस्सा था। पंजाब के विषय में सरकार से काम लेना था। खिलाफत का प्रश्न तो था ही। मैंने यह भी माना कि मॉन्टेग्यू हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात नहीं करने देंगे। कैदियों की और उनमें भी अली भाइयों की रिहाई को मैंने शुभ चिन्ह माना था। इसलिए मुझे लगा कि सुधारों को स्वीकार करने का प्रस्ताव पास होना चाहिए। चितरंजन दास का दृढ़ मत था कि सुधारों को बिल्कुल असंतोषजनक और अधूरे मानकर उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। लोकमान्य कुछ तटस्थ थे, किंतु देशबंधु जिस प्रस्ताव को पसंद करें उसके पक्ष में अपना वचन डालने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। ऐसे पुराने, अनुभवी और कसे हुए सर्वमान्य लोक नायकों के साथ अपना मतभेद मुझे स्वयं असह्य मालूम हुआ। दूसरी ओर मेरा अंतर्नाद स्पष्ट था। मैंने कांग्रेस की बैठक में से भागने का प्रयत्न किया। पंडित मोतीलाल नेहरू और मालवीय जी को मैंने ये सुझाया कि मुझे अनुपस्थित रहने देने से सब काम बन जाएगा और मैं महान नेताओं के साथ मतभेद प्रकट करने के संकट से बच जाऊंगा। ये सुझाव उन दोनों बुजुर्गों के गले न उतरा। जब बात लाला हरकिशन लाल के कान तक पहुंची तो उन्होंने कहा, यह हरगिज न होगा, इससे पंजाबियों को भारी आघात पहुंचेगा। मैंने लोकमान्य और देशबंधु के साथ विचार विमर्श किया। मिस्टर जिन्ना से भी मिला। किसी तरह कोई रास्ता निकलता ही नहीं था। मैंने अपनी वेदना मालवीय जी के सामने रखी। समझौते के कोई लक्षण मुझे दिखाई नहीं देते। यदि मुझे अपना प्रस्ताव रखना ही पड़ा तो अंत में मत तो लिए ही जाएंगे।
पर यहां मत ले सकने की कोई व्यवस्था मैं देख नहीं रहा हूं। आज तक हमने भरी सभा में हाथ उठवाए हैं। हाथ उठाते समय दर्शकों और प्रतिनिधियों के बीच कोई भेद नहीं रहता। ऐसी विशाल सभा में मत गिनने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इसलिए मुझे अपने प्रस्ताव पर मत लिवाने हो तो भी इसकी सुविधा नहीं है। लाला हरकिशन लाल ने यह सुविधा संतोषजनक रीति से कर देने का जिम्मा लिया। उन्होंने कहा, मत लेने के दिन दर्शकों को नहीं आने देंगे, केवल प्रतिनिधि ही आएंगे और वहां मतों की गिनती करा देना मेरा काम होगा। पर आप कांग्रेस की बैठक से अनुपस्थित तो रह ही नहीं सकते। आखिर मैं हारा। मैंने अपना प्रस्ताव तैयार किया। बड़े संकोच से मैंने उसे पेश करना कबूल किया। मिस्टर जिन्ना और मालवीय जी उसका समर्थन करने वाले थे। भाषण हुए। मैं देख रहा था कि यद्यपि हमारे मतभेद में कहीं कटुता नहीं थी, भाषणों में भी दलीलों के सिवा और कुछ नहीं था, फिर भी सभा जरा सा भी मतभेद सहन नहीं कर सकती थी और नेताओं के मतभेद से उन्हें दुख हो रहा था। सभा को तो एक मत चाहिए था। जब भाषण हो रहे थे उस समय भी मंच पर मतभेद मिटाने की कोशिशें चल रही थीं। एक दूसरे के बीच चिट्ठियां आ जा रही थीं। मालवीय जी जैसे भी बने समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे थे। इतने में जयराम दास ने मेरे हाथ पर अपना सुझाव रखा और सदस्यों को मत देने के संकट से उबार लेने के लिए बहुत मीठे शब्दों में मुझसे प्रार्थना की। मुझे उनका सुझाव पसंद आया। मालवीय जी की दृष्टि तो चारों ओर आशा की खोज में घूम ही रही थी। मैंने कहा, यह सुझाव दोनों पक्षों को पसंद आने लायक मालूम होता है। मैंने उसे लोकमान्य को दिखाया। उन्होंने कहा, दास को पसंद आ जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। देशबंधु पिघले। उन्होंने विपिन चंद्र पाल की ओर देखा। मालवीय जी को पूरी आशा बंध गई। उन्होंने पर्ची हाथ से छीन ली। अभी देशबंधु के मुंह से हां शब्द पूरा निकल भी नहीं पाया था कि वे बोल उठे, सज्जनों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि समझौता हो गया है। फिर क्या था, तालियों की गड़गड़ाहट से मंडप गूंज उठा और लोगों के चेहरों पर जो गंभीरता थी उसके बदले खुशी चमक उठी। यह प्रस्ताव क्या था, इसकी चर्चा की यहां आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्ताव किस तरह स्वीकृत हुआ, इतना ही इस संबंध में बतलाना मेरे इन प्रयोगों का विषय है। समझौते ने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय अमृतसर की कांग्रेस। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।